प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान पस्त पड़ चुका है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हुए हैं। ये हमें डराते हैं, इनको मालूम नहीं है कि 56 इंच क्या होता है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के शहजादे दिन में सपने देखते हैं, 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। तो ये बता दें कि ठीकरा अपनी हार का जो है ईवीएम पर फोड़ते हैं। कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी और ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये रामलला को भी फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि शहजादे जो हैं उन्हें परेशानी होती है और जब विपक्ष हारता है तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। तो देखा कि आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और अब इसी खबर पर जो है अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा उत्तर प्रदेश से जो है लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनूप, वही बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि अभी वे नींद में सो रहे हैं, 4 जून को वो नींद से जाग जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल नवजीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो 2 रैलियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण रैलियां हैं। दोनों रैली आपको बता दें बस्ती और श्रावस्ती में रही। श्रावस्ती और बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी अलायंस जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों महाभ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं और ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूं कि इनके जो लगातार जो रैलियां होती है उसमें एक हुड़दंग सा मच जाता है, भीड़ होती है और इसके साथ आपको बता दें उस भीड़ में जो डिसिप्लिन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं वो उनका चलने वाला नहीं है। 4 जून को ईवीएम में जो फैसला होगा वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। वही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन हमेशा से जो है डराने धमकाने का काम करता है, जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा में लोग आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं जो इंडिया अलायंस है वो इससे घबराया हुआ है और इसलिए उनके जो शहजादे हैं वो रामलला में दोबारा उनको टेंट में भेजना। तो बिल्कुल, तो जिस तरीके से अनूप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी ये नींद में सो रहा है, 4 जून के बाद जो है जब रिजल्ट आएंगे तो ये नींद से जाग जाएंगे। वही उन्होंने कहा कि इन्हें तो राम मंदिर से भी दिक्कत है। जी अनूप, ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगेंगे और अक्सर आपने सुना होगा वो ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार बनती है, चाहे हिमाचल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में, तब ईवीएम ठीक हो जाती है और जैसे ही उनकी सरकार वहां नहीं बन पाती है, एनडीए को बहुमत मिल जाता है, वहां पर वो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं। तो कई तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जो है
हमला बोला। साथ ही साथ आपको बता दें कई अन्य चीजों को लेकर के भी उन्होंने कहा आरक्षण को लेकर कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक SC OBC का आरक्षण कोई भी इनसे नहीं छीन सकता है। मैं गरीब का बेटा हूं और मुझे कुछ भी कमाना नहीं है, ना ही मुझे जो है बैंक बैलेंस बनाना है। और रही बात जो है आरक्षण की, तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आरक्षण कोई नहीं ले सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है तो वो कहीं न कहीं आपको बता दें SC ST OBC का आरक्षण लेकर मुसलमानों को देने का काम करेंगे। ये दोनों पार्टियां जो है कैंसर की तरह हैं और ये कैंसर की तरह जो है पूरे देश को खाली कर देंगी। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे उन्होंने वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता हूं। पहले DGP IG और जो DM के रेट फिक्स हुआ करते थे, जितना जो पैसा देता था उसको वो मलाईदार जिला मिलता था। हालांकि आज के समय में ऐसा कहीं भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो CAA जो है वो लागू हो गया है, NRC भी लागू होगा। वही 370 पे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 जैसे कैंसर को खत्म करने का काम किया है और भारत को एक अखंड विकसित राष्ट्र बनाने में तो लगा हुआ है। वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये जाते हैं तो टोटी खोल करके ले जाते हैं। टोटी चोर का आरोप उन्होंने लगाते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो अपने आवास से जब इनकी विदाई हुई तो ये टोटी चोरी करके ले गए थे। ऐसे जो है उन्होंने हमले किए। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो लगातार जो जब चुनाव आता है तो दो लड़कों की जोड़ी जो है वो लॉन्च हो जाती है। पहले भी वो दो लड़कों की जोड़ी आई थी और फ्लॉप हो गई थी, फिर दो लड़कों की जोड़ी आई हो और फिर फ्लॉप हो जाएगी। 4 जून को एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा। साथ साथ उन्होंने जो है कई सारे और हमले बोले तुष्टिकरण को लेकर के, और इसके साथ उन्होंने साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बहुत बड़ी बात की, वो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आरक्षण लाभार्थियों को जो फायदा मिल रहा है, साथ साथ में विरासत को लेकर के भी उन्होंने कई बार हमले बोले कि जिस तरीके से हमारी जो वोट जिहाद है, लैंड जिहाद है, किस तरीके से चल रहा है, वही विरासत और प्रॉपर्टी जिहाद भी आ रहा है। यदि आपके पास संपत्ति है तो आपकी संपत्ति छीन करके जो है अल्पसंख्यकों को देने का काम करेंगे। तो कई मामलों में आपको बता दें श्रावस्ती और बस्ती की जो रैली में, हालांकि आपको बता दें प्रधानमंत्री का जो गला बैठा हुआ था, उनको बोलने में काफी जो है असुविधा हो रही थी, लेकिन उन्होंने लगातार जो है अपने हमले जारी रखे। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दोनों पे हमला जारी रखा और उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें एनडीए की आ रही है, 370 भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। किसी को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है और लगातार सारे चरणों में हम जीत हासिल कर रहे हैं और आगे भी जीत हासिल करते रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए दूसरी बड़ी खबर पे भी आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि इन्हें पता ही नहीं है कि 56 इंच आखिर होता क्या है, ये रामलला को फिर से टेंट में बैठाना चाहते हैं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। इस फेज में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा की इन 58 सीटों पर करीब 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां छठे चरण में सबसे अधिक 14 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी ने इन 14 सीटों में से 9 पर और बसपा ने 4 और सपा ने 1 सीट पर अपना जो है जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, हालांकि इस बार ये दोनों दल अलग अलग मैदान में है। वहीं बीजेपी यूपी में आपको बता दें कि राजभर अनुप्रिया संजय निषाद की क्षेत्रीय पार्टी को साथ में लेकर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं, आपको बता दें कि इस बार सपा ने दलित और ओबीसी पर ही दांव खेला है। ऐसे में सबसे बसपा के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि पिछले 2019 में अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो ये यहां से जीती थी 4 सीटों को, उस पर उन्होंने बचाए रखा था। और इस बार गठबंधन के दौर में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गई हैं। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जो है बातचीत के लिए अनूप मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है, विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, तो वही जमीनी स्तर पर देखे जाए तो क्या कुछ मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं नवजीत की 5 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और छठे चरण का और 7वें चरण का चुनाव होना है। अगली 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव होना है, जिसमें आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं अगर बात करते हैं कि 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें आपको बता दें 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत। वहीं उत्तर प्रदेश के छठे चरण में 14 सीटें और होनी है। आपको इसकी एक गणित और बताते हैं, 2019 में हम आपको लेकर चलते हैं। 2019 की 14 सीटों में आपको बता दें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वहीं 4 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने बसपा बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हालांकि इस बार ये दोनों पार्टियां अलग हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, वही इंडिया गठबंधन जो है अनुप्रिया पटेल की अपना दल, निषाद पार्टी और सोहेल देव समाज पार्टी के भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही है। और बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही है। इस बार आपको बता दें इंडिया गठबंधन जहां पीडीए को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चल रहा है, वही बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को लेकर के चलता है। आप बात करते हैं ओबीसी और दलित की, तो आपको बता दें ओबीसी और दलित की ठीक ठाक संख्या पूर्वांचल की 14 सीटों में, इनमें दलित वोट बैंक ठीक ठाक असर रखता है। 4 सीटें जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उसमें दलित वोट बैंक एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। उसने एक निर्णायक भूमिका में जो है अदा की थी, जिससे बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थी। वहीं 1 सीट जो आजमगढ़ की है वो अखिलेश यादव को मिली थी। अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े थे, हालांकि बाद में वहां पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं उनको चुनाव में हराया था। तो वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। कह सकते हैं कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की हो गई थी और 4 सीटें उसमें जो बहुजन समाज पार्टी की हो गई थी। अब आगे की स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी लगातार पूर्वांचल में इस अभी प्रभाव बढ़ाए हुए है। जैसे कि आपको जौनपुर की बात करते हैं, जौनपुर में जो बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद थे उनके समर्थन में बसपा ने अभी करीब रैली की थी। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अपना दल लगातार क्षेत्र में प्रभाव बनाए हुए, उनकी दांव भी साख पे लगी हुई है। अनुप्रिया पटेल उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं अगर बात करते हैं सुभाषपा की, ओम प्रकाश राजभर की, तो सुभाषपा एनडीए के साथ गठबंधन में है और घोसी से उनके जो पुत्र है अरविंद राजभर चुनाव मैदान में है। उनकी सीट भी काफी दांव पे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। एनडीए गठबंधन के साथ वो आते हैं और लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं अगर प्रमाणित जो संजय निषाद की बात करते हैं, संजय निषाद जो है एनडीए गठबंधन में शामिल है, वो भी वहां पे लड़ रहे हैं पूर्वांचल पे। तो एनडीए और इंडिया दोनों पार्टियां, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों लोग लगे हुए हैं। वही बहुजन समाज पार्टी भी लगी हुई है। 14 सीटों पर जो 25 तारीख को चुनाव होगा वो क्या नतीजे देंगे वो 4 जून को बताया जाए। तो बता दें नवजीत की पूर्वांचल में जो 27 सीटों पे चुनाव होगा, उसमें जो 14 सीटें हैं उसमें इस बार की कुछ कहानी ही अलग नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को वहां पसीने बहाने पड़ रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़ ये 3 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे अपनी साख बचानी पड़ रही है, क्योंकि तीनों सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ में जो वहां पर बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली चुनाव में लड़े थे, जिनको 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। धर्मेंद्र यादव वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। जो ठीक ठाक बसपा की वोट बैंक, बसपा में चूंकि गुड्डू जमाली बसपा में उस वक्त थे और बहुजन समाज पार्टी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। गुड्डू जमाली इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये जो वोट है गुड्डू जमाली का व्यक्तिगत वोट, मुस्लिम वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे शिफ्ट हो रहा है। तो इस वक्त अगर देखा जाए आजमगढ़ में तो दिनेश लाल निरहुआ वहां पे हल्के पड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी वहीं भारी पड़ रही है। वहीं अगर घोसी की बात करते हैं तो घोसी में जो अरविंद राजभर वहां पे चुनाव मैदान, अरविंद राजभर लगातार पसीना बना रहे हैं, लेकिन दल बदल उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। ओम प्रकाश राजभर पहले समय भाजपा में थे, समाजवादी पार्टी में गए, फिर भाजपा में रह गए। लगातार उनके जो वक्तव्य है वो असहज लोगों को कर दे रहे हैं। तो वहां भी लड़ाई ठीक ठाक है। गाजीपुर की बात करते हैं तो गाजीपुर में भी ठीक ठाक लड़ाई मिल रही है। गाजीपुर में जो अफजाल अंसारी है वो चुनाव मैदान में है, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। लगातार आपको बता दें मुख्तार अंसारी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद अल्पसंख्यकों का एक झुकाव
वो गाजीपुर में आतिफ अंसारी के साथ है। तो इस तरीके की कई सीटें हैं। अन्य सीटों पे अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर ठीक ठाक लड़ाई लड़ रही, वहां पे ऐसी परिस्थिति लग रही कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चीजें हैं, लेकिन कुछ सीटें वहां पर फंसती नजर आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल की लगातार चुनाव मैदान में है। अभी कुछ समय पहले भी आपने सुना होगा कि राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच चुनावी तो कह सकते हैं कि एक भाषाई जंग हुई थी। उन्होंने लगातार एक दूसरे पे जो है राजा को लेकर के और वोट मतदाता को लेकर के उनके कई सारे बयान ऐसे आए जो दोनों में तल्खियां नजर आई। हालांकि राजा भैया ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो है वो आजाद है, स्वतंत्र है, जनसत्ता दल का कोई बिल्कुल अनुप, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और इसी बीच चुनाव में जो है मुकाबला भी काफी दिलचस्प इस बार देखने को मिलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की जो दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में चुनाव होने हैं। 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने में सफल रही, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतर गई है। इसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना कितना आसान नहीं दिख रहा है। वहीं आपको बता दें, वैसे इस बार दिल्ली में मुकाबला पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। और वहीं बात कर ली जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी कांग्रेस की 3 और 4 या 5 में से 2 के बीच में रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साल 2014 में उसके 5 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीट बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी, लेकिन 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों का दिल आम आदमी पार्टी ने जीत लिया और मतदाता पीएम के लिए मोदी और सीएम के लिए केजरीवाल के नाम पर वोट देते हैं। वहीं दिल्ली में ऐसा करने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 36% के आसपास बताई जा रही है। चलिए, इसी पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, बात की जाए तो कैसा यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए, मुकाबला तो अच्छा है, लेकिन अभी आपने देखा अंत तक आते आते वही एक ट्रेंड चालू हो गया है कि जो आपने अभी अभी बात कही है कि केंद्र में जो है हम मोदी को देखना चाहते हैं और राज्य में जो है केजरीवाल साहब। तो वहां की जो जनता है उसने अपना बिल्कुल इस तरीके का मूड माइंडसेट बना रखा है। आप देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, विधानसभा में उनके पास एक भी सीट नहीं है। जो भी मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आपने देखा कि जिस तरीके से वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरीके से वहां की जो ट्रेंड चल रही है वो यही बताती है कि आप देखिए 60 और 40% का वहां पे है। वहां दिल्ली जातिगत नहीं है, वो अमीरी और गरीबी के 2 हिस्सों में बटी है। 60% लोग गरीब हैं और जो 40% है वो अमीर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 60% लोग हैं जो जिस चीज को सोचते हैं, जिस तरीके का उनका विचार है, काम करने का तरीका है, वो बड़े आराम से जीत जाता है, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पे शून्य की तरफ आ गई है। तो सबसे बड़ी बात है 2014 के आंकड़े देखिए और चाहे 2019 के आंकड़े देखिए, 7 की 7 सीटें जो बीजेपी के पास है। तो एक ट्रेंड चला आ रहा है, उस ट्रेंड को, उस माइंडसेट को आप बदल नहीं सकते। और चाहे जितना भी है, अभी आपने देखा केजरीवाल आपके ऊपर कितने आरोप लगे, शराब घोटाला लगा, और अभी आपने देखा स्वाति मालीवाला कांड देखा, लेकिन उससे आम जनता या वोटर्स पे कोई हमको असर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो माइंडसेट है उसको भी आप बदल नहीं सकते। 10 साल का जो माइंडसेट है वो 10 मिनट में नहीं बदलेगा। और वहां की जो अंतरात्मा की आवाज है, वहां की वोटर्स की जो मतदाता है, वो हमें लगता है वही ट्रेंड को फॉलो करेंगे जो पिछले 2 बार के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फॉलो किया था। बिल्कुल आलोक सोती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने जानकारी दी, तो आपने देखा कि इस बार जो है ये मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। वही अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की 8 पर भी आपको बता दें छठे चरण में वोटिंग होगी। वही बंगाल की तमलुक और कांटी घाटल और झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया और बंकुरा विष्णुपुर सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी। वहीं बात कर ली जाए तो 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि टीएमसी 3 सीटें जीती थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपनी सीटें सिर्फ बचाने की नहीं बल्कि उसे
बढ़ाने की भी टेंशन नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ आपको बता दें कि छत्रपों से मुकाबला करना पड़ रहा है और उसके चलते चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में बेहद ही आक्रामक रहा है। ऐसे में छठे चरण के तहत 25 मई को होने वाली वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर शहर में बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए एक रोड शो किया। खबर है कि इस रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की, जिसके चलते एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी यहां आमने सामने आ गई है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कैसा क्या यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से आपने अभी सुना कि रोड शो के दौरान पत्थरबाजी भी हुई और दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं, तो क्या कुछ अभी वहां पर जमीनी स्तर पर हालात बने हुए हैं? जी, पश्चिम बंगाल इसलिए फेमस है इस समय फिलहाल के चुनाव में क्योंकि वहाँ वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हो रहा है पूरे भारत के मुकाबले। 70-75% के आसपास वोटिंग हो रहा है। 5 फेजेज जो हुए हैं उसमें हुई है। छठे फेज में भी उम्मीद करी जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। यहाँ की जो छठे फेज में जो झारखंड कुछ इलाकों से जुड़ी है और इसमें कई खास ट्राइबल जो वोटर होता है उसकी अहम भूमिका है इन सभी सीटों पर ज्यादातर। इसके अलावा जो बीजेपी के वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, जी पहले सीट पे, उसके बाद ये बीजेपी ने इनको वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। और प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से देखें, अगर ये मेन ऑपोजिशन है, विधायकी का चुनाव लड़े थे वहाँ पर, और ये मेन ऑपोजिशन लीडर हैं वहाँ वेस्ट बंगाल असेंबली में। अब यहाँ पर अगर जब आप बंगाल की बात करती हैं तो बंगाल में अमित शाह साहब ने आज ही बयान दिया कि अगर 30 सीटें हमें मिल जाती हैं, जो पिछली बार 18 मिली थी, 30 सीटें मिल जाती हैं तो टीएमसी का खेल यहाँ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया। वहीं ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, वो भी हर जगह दौरे कर रही हैं। खास तौर पर उन्होंने सीएए के विरोध में भी कई बार कहा है और यूसीसी के विरोध में भी कई बार कहा है। और उन्होंने एक बंगाल में हिंदू संगठन से भी आरोप लगाए हैं कि वो बीजेपी को वोट देने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इसके विषय में चिट्ठी भी भेजी है। तो बड़ा रोचक चुनाव है बंगाल में। तो मुझे लगता है बीजेपी अपने टारगेट, आपने कहा थी कि बीजेपी को टेंशन है अपनी सीट 18 सीटें पुनः काबिज करने की और उसको बढ़ाने की। तो ये बड़ा रोचक माहौल वहाँ दिख रहा है। और आज जहाँ तक आप हिंसा की बात करती हैं, तो हमेशा जब से सीपीआई-सीपीआईएम बंगाल में, तब से हम देखते चले आ रहे हैं। उस समय तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती थी, अब तो फिर भी बहुत कम हो गई है। ये रोड शो के दौरान जो पत्थरबाजी हुई थी, ये आपस में कार्यकर्ता वहाँ भिड़ गए थे, आवाज इधर उधर की माहौल की वजह से ये हुआ था। इसके अलावा भी देख चुके हैं हम कई बार बंगाल में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के जैसे जैसे फेजेस बीतते हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भयंकर झड़प होती है, यहाँ तक कि हत्याएं तक हो चुकी हैं। तो ये चुनाव आयोग इस विषय में बहुत सख्त हो चुका है। अब तो बहुत कम हो गया है वहाँ पर। लेकिन ये चुनाव बड़ा ही रोचक होगा और बीजेपी के लिए बीजेपी को जीतना ही पड़ेगा अगर उसे केंद्र में सरकार बनानी है। बिल्कुल जी, विश्वदेव राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने यहाँ पर जानकारी दी, तो हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, जिसमें 2024 के छठे चरण में चुनाव 25 मई को होने जा रहा है और इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई। चलिए, इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।